हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे? बढ़िया हैं? चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 5, ठीक है, जिसमें आज हम लोग वेक्टर एडिशन का एक और तरीका सीखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन सीखा था यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ। इस बार हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं आप। ठीक है, या फिर दोनों ही बोल सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, ये हमारा आज का हेडिंग है। चलिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये बात कि आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर एडिशन ही है, तरीका बस आपका बदल जाएगा। उसमें ट्रायंगल्स बना करके हम लोग वेक्टर एडिशन करते थे, इसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी तो पता है ना आपको, मैथ्स पढ़े होंगे। क्या होती है? दोनों साइड बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पैरेललोग्राम है जिसमें दोनों साइड क्या है, बराबर है और एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ये तो आपको पता है ना। तो हम लोग का बस ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या डिफरेंस है। तो ट्रायंगल्स लॉ में क्या होता था, दो वेक्टर जो होती थी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो किसी दो साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती थी, और ये वेक्टर इसके हेड से लग के आगे बढ़ता था, तब ये रिजल्टेंट हुआ करता था। ठीक है, और वहां पे हम लिखते थे आर वेक्टर बराबर होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा, इसी का मॉडिफाई, मतलब इसको भी हल्का मॉडिफाई कर देंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर इस बी वेक्टर को आप मान लीजिए फ्री वेक्टर है, आप उठा करके इस पॉइंट पे लगा दीजिए, इसके टेल पे, और इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर दीजिए, तो देखिए ये भी पैरेललोग्राम ही बन जाएगा। ठीक है, यही तो हमारा बी वेक्टर है, क्योंकि हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट कर दिया लेकर के। ठीक है, डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया। मान लीजिए यहाँ थीटा बना रहा था, यहाँ भी ये थीटा बनाएगा, है ना जी। अब यहाँ से इसको मिला दे, इसको भी तो शिफ्ट कर सकते हैं ए वेक्टर को, तो आपने ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ए लीजिए, पैरेललोग्राम बन गया। 1 2 3 4 4 साइड है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल इक्वल है, ये भी दोनों एक दूसरे से पैरेलल इक्वल है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक ही पॉइंट से आपको दो फोर्स निकलते दिखाई देंगे। एक वेक्टर ए यहां लग रहा है और एक वेक्टर बी या सपोज यहां लग रहा है। ठीक है, मतलब जैसे इसको इस टाइप का केस कहां मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक बॉडी है, ठीक है, उसी बॉडी पे एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर ऐसे लग रही है। इस टाइप के सब उस टाइप का की फोर्स लगे या फिर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उसके ऐड करने का तरीका पैरेललोग्राम लॉ से कर लेते हैं। लेकिन देखेंगे आप, अगर आप खुद पढ़ लेंगे तो लगेगा कि दोनों तो सेम ही हैं, दोनों में अंतर कुछ है ही नहीं, बस शिफ्ट कर लिया गया है उसको उठा करके यहाँ पे। देखिए, इसको रिजल्ट निकालेंगे तो पता चल जाएगा अभी आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा, रिजल्टेंट देखेंगे तो इसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वही इसका रिजल्टेंट शो कर रहा है, जो कि उसका थर्ड साइड शो करता था ट्रायंगल्स लॉ में, है ना। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वेक्टर के पैरेलली एक यहाँ से आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है, और एक यहाँ से पैरेलली एक आपको यहाँ ड्रॉ करना होगा। अब मान लेते हैं ये थीटा है, इसके बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसका डायगोनली, इसका जो डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट देगा आपको। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर ए है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यहां से अब ये बी वेक्टर है, तो इसको मैंने शिफ्ट किया तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। बताइए ना, इसमें दोनों में अंतर क्या है।
हमने यहाँ स्टार्टिंग में पहले ट्रायंगल्स को बनाकर इसको शिफ्ट किया तो ऐसे बन गया, और जब एक पॉइंट से ऐसे फोर्स लग रहा था ए और बी, ठीक है, फोर्स वेक्टर मान लीजिए, फोर्स मत बोलिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से शिफ्ट यहाँ किया, उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, फिर इसको डायगोनली यहाँ ड्रॉ किया आर वेक्टर। फिर दोनों तो देखने में कोई अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसका भी तरीका वही है, ठीक है। मैंने कहा था ऐसे पकड़ना और ऐसे पकड़ना, बात सेम ही है, ना कि पकड़ेंगे आप, ठीक है। यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर दिया जाता है और यहाँ से भी एक सामने ऐसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ आपका बना 90 डिग्री, ठीक है। अब ये बी वेक्टर है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अब नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ से दे दीजिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो इस आप इसको देखते हुए यहाँ पे एक टी दे दीजिए, पी क्यू आर एस टी। तो अगर आप देखेंगे क्यू एस आर चाहे क्यू आर एस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका ये बी वेक्टर का मॉड आपको उसका हाइपोटेन्यूज देगा, समझ रहे हैं ना। वही चीज फिर से करेंगे, देखिएगा ना, वही नाक ही पकड़ेंगे आप फिर से नाक ही पकड़ेंगे। यही तो आपका थीटा है और ये तो आपका बी वैल्यू है, मैंने बी लिखा मतलब बी वेक्टर का मॉड बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब ए आर पॉइंट है, ए क्यू है वर्टिसेस, ए एस है, यहाँ से अगर ए बी है तो यहाँ से आर एस कितना निकल जाएगा, बी साइन थीटा, और क्यू एस कितना निकल जाएगा, बी कॉस थीटा। ये तो आप पिछली बार जानते हैं कैसे तोड़ा मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे, वो आपको पता है ना, ठीक है। आपने यहाँ पे x मान लिया, इसको y मान लिया, अब x निकालने के लिए साइन थीटा लगाएंगे तो ना x बाई बी आएगा, तो वहाँ से x इजिकल टू बी साइन थीटा और y इजिकल टू बी कॉस थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए फिर वही चीज, फिर इन ट्रायंगल पी आर एस ट्रायंगल में आपको क्या मिल रहा है, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एस का होल स्क्वायर प्लस आर एस का होल स्क्वायर। यहाँ भी बोल लीजिए पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मॉड या फिर सिंपली आर, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी एस कितना है टोटल, ए है, ए का मॉड है ना ये, और ये कितना है बी कॉस थीटा, कितना लिख देंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर एस कितना है बी साइन थीटा, ठीक है। ये जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए। अब यहां से लगा लीजिए, फिर से वैसे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा फाइनली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही आएगा, समझ रहे बात, कुछ नया नहीं, वही चीज फिर से वही मिला आप लोग को, ठीक है, घुमा फिरा के वहीं पहुंच गए। और फिर उसके बाद मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये बीटा है, मतलब कौन सा एंगल बोलिए, रिजल्टेंट का एंगल है इस ए वेक्टर के साथ। तो वहां फिर tan बीटा लगाएंगे तो फिर से वही वैल्यू मिलेगा, tan बीटा कितना है, अपोजिट साइड कितना है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये यहां से आपका बीटा इक्वल टू कितना, tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। बुझ गए, समझ गए, ए बीटा हो गया, डायरेक्शन दे दिया है, मैग्नीट्यूड दे दिया, वही तो मिला जो ट्रायंगल सब मिला था, ठीक है। बस अंतर क्या था, यहाँ पे दो साइड ऑफ ट्रायंगल हम लोग रिप्रेजेंट करते थे जो सेम ऑर्डर होते थे, तो रिजल्टेंट उसका थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर शो करता था। इसमें क्या है, एक सेम पॉइंट से दो वेक्टर लग रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम शो कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट उसके डायगोनल, और जो डायगोनल होगा उसका पैरेललोग्राम का, उसका रिजल्टेंट शो करेगा, बस यही तो अंतर है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखाएगा डेफिनेशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सॉरी, इसमें लिखेंगे it states that if two vectors acting साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, एक ही बार में दोनों लग रहा है एक ही जगह पे, साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट
आर represented in magnitude and direction, in magnitude and direction by the two sides of a parallelogram then the resultant is given by in magnitude and direction, इसलिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिख रहा है क्योंकि वो वेक्टर है ना। तो जो रिजल्टेंट होगा, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन होगा? बाय द डायगोनल, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, बस यही है इसका डेफिनेशन। ठीक है, बाकी प्रूफ करने समय आप कैसे करेंगे? आप एक ही पॉइंट से दो वेक्टर ऐसे दिखाएंगे। ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, जो किसी पॉइंट पे लग रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट मैं पी बोल दे रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? इनका रिजल्टेंट बनाने के लिए हम लोग पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसको यहाँ से यहाँ बनाएंगे ऐसे, इसके पैरेलल यहाँ बनाएंगे। ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? इनका डायगोनल। ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, समझ गए? ठीक है, नहीं उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे आगे तक। ठीक है, उसके बाद आप तो जानते हैं उसके बाद का कहानी आपको पता है कैसे करना होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर अब इसमें कुछ, अब यहाँ से चलिए मैं इसको मिटा दूँ पहले। यहाँ से आप इतना जान गए, आपको इतना पता चल गया कि पैरेललोग्राम लॉ में क्या था। एक यहाँ पे ए वेक्टर था और यहीं पे एक वेक्टर बी था। दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा था? थीटा लग रहा था। तो रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं बीच में ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वेक्टर यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, उन लोगों का रिजल्टेंट कहीं इधर आ रहा है, कभी नहीं होगा। हमेशा रिजल्टेंट जो होगा ना, दो वेक्टर के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कहीं इधर ही होगा। ठीक है, और ए इस केस में इस का पैरेललोग्राम का डायगोनल ही होगा वाला। ठीक है, इसका डायगोनल होगा, ये रिजल्टेंट होगा आपका। मान लेते हैं कितना डिग्री पे है? बीटा डिग्री पे। ए वेक्टर ए से बीटा डिग्री पे। ठीक है, ये समझ गए? अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए तो क्या आया था? आर इजिकल टू रिजल्टेंट का मतलब कि रिजल्टेंट वैल्यू आया था, इसका जो मैग्नीट्यूड आया था वो कितना आया था? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और बीटा कितना आया था? tan इनवर्स b साइन थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा हुआ करता था, इस साइड यहाँ से जो ड्रॉ कर देते हैं वो बी साइन थीटा हुआ करता था। ठीक है, ये जो साइड होता था बी साइन थीटा और ये पूरा ए प्लस बी कॉस थीटा होता था। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अच्छा, केस अगर इसमें लगा दिया जाए, केस 1, अगर मान लेते थीटा जो हम लोग दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना आएगा? ठीक है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही ऊपर लग रहा है, सेम डायरेक्शन में से लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? तो रिजल्टेंट होगा आपका, यहाँ पुट कीजिए वैल्यू, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0। cos 0 पे कितना आता है? cos 0 पे कितना आता है जी? cos 0 इक्वल टू होता है 1। तो r इक्वल टू कहाँ होगा? a² प्लस b²
प्लस 2ab, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट का वैल्यू होगा। और भाई बात रही बीटा की, तो बीटा कहाँ होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो कहाँ पे होगा, इसका वैल्यू पुट कीजिए tan इनवर्स b साइन जीरो, साइन जीरो पे कितना आता है 0 बाई a प्लस b कॉस जीरो, b कॉस जीरो पे 1 देता है, ये 1 देता है, तो 0 बाई नहीं थी कितना 0, तो आपको कितना मिलेगा tan इनवर्स 0, ठीक है। तब tan इनवर्स, अब tan थीटा 0 कहाँ पे रहता है, जब एंगल कितना होता है, तो आप इनवर्स निकाल रहे हैं तो 0 कहाँ पे मिलता है, साइन 0 आपको tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये जब 0 हो जाएगा तभी तो ये 0 होगा, तो साइन 0 कहाँ पे रहता है 0 डिग्री पे, तो ये 0 डिग्री पे, तो एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। तो बीटा कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, मान लीजिए वेक्टर हम बोल रहे हैं थीटा 0 मतलब ए वेक्टर जहाँ लग रहा है उसी के ऊपर बी वेक्टर लग रहा है ऐसे, तो रिजल्टेंट भी कहाँ होगा, इसी के अलॉन्ग होगा, 0 डिग्री पे ही होगा, इधर ही आएगा, ठीक है। सिंपल बात है, अगर मैं मान लीजिए किसी आदमी को इधर 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ और इसी लाइन के क्रॉस आप भी खींच रहे हैं 15 न्यूटन से, तो रिजल्टेंट उसका फोर्स का कहाँ होगा 10 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन 25 न्यूटन, और इसी लाइन पे होगा ना, ऐसा तो नहीं खींच रहे इधर अब भाग गया इधर, ऐसा होगा क्या, नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करेंगे हम लोग। तो ये है आपका कहानी पैरेललोग्राम का। और थीटा अब कितना हो जाए, सपोज थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब आपका ए वेक्टर इधर लग रहा है, अब बी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो उस समय आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 पे 0 देता है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा वाला, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, जो आप देख पा रहे हैं इसका हाइपोटेन्यूस ही तो देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसका रूट ही तो हमारा हाइपोटेन्यूस, यही तो रिजल्टेंट होगा। बात समझ आया, ठीक है, अरे समझ रहे हैं ना। उसका बीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा, साइन 0 सॉरी साइन 90, साइन 90 पे कितना 1 देता है बाई ए प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 पे कितना 0 देता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं अगर हम लोग इसके बीच में मान लेते हैं ए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ से शिफ्ट करते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलाते हैं, ठीक है, सेकंड वेक्टर का टेल सॉरी फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मुझे पता था कि ए और बी हम लोग टेल से टेल मिलाते हैं 90 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रायंगल्स लगा के सॉल्व कर ले तो कितना आसान हो जाएगा, ए वेक्टर ए है ए वेक्टर बी है, इसको शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसका टेल इसके हेड से मिल गया, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये सेम ऑर्डर में है तो इसका रिजल्टेंट इधर अपोजिट ऑर्डर में होगा, ये आर होगा, ठीक है। आप इसको भी चाहते तो बैक करके कर सकते थे, नहीं इधर करके कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, बट मैंने ऐसे कर दिया, इसको हटा दीजिए, मैंने ऐसा सॉल्व किया, ठीक है। ये रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर, ये वेक्टर बी हो गया, तो इसका हाइपोटेन्यूस ही तो ये वाला वैल्यू देगा। अब बीटा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर से कितना रिजल्टेंट है, तो tan इनवर्स बी बाई ए, बी बाई ए ही तो होगा, tan बीटा इक्वल टू बी बाई ए होगा, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये इसका जो है ये दोनों जो है ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब ये हर जगह काम करता है। और ये जो हम लोग याद कीजिए शुरू में बोले थे कि यहाँ एक लड़का ऐसे जा रहा है फिर 90 डिग्री पे घूम जा रहा है, तो 90 डिग्री हमेशा घूमेगा ऐसा कोई जरूरी है क्या, थीटा हमेशा 90 डिग्री हो दो वेक्टर के बीच में, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारा जनरल केस है, कितना डिग्री भी होगा तो कर लेंगे, ठीक है। देख पा रहे हैं इसी से अगर थीटा 90 डिग्री पुट किए तो आपका पहला जो केस हुआ करता था एडिशन के लिए 90 डिग्री वाला वह मैच कर जा रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ ही जाएगा, कोई खास इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ जो 0 डिग्री 90 डिग्री ये आप ट्रायंगल्स लॉ में भी देख सकते हैं, वहाँ भी सेम चीज़ होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब आपको पता है ना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है। अगर मान लीजिए दो वेक्टर ऐसा लग रहा है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, अब ये दोनों वेक्टर में बीच में एंगल कितना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, टेल से टेल मिलाइए नहीं तो हेड से हेड मिलाइए, तो यही तो एंगल बनेगा। तो अगर उल्टा मैं बोलूँ कि यहाँ पे थीटा लग रहा है तो इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये भी तो थीटा ही लगेगा यहाँ से इस लाइन से, तो बस वही बात है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। पैरेललोग्राम में सेम पॉइंट लगता है, वहाँ पे हम लोग का आगे जाके लगता है, जैसे कोई बॉडी चलेगा तो वैसे लगेगा, फोर्स लगेगा तो किसी पॉइंट पे लगेगा, है ना। इसीलिए ऐसा आपको दो लॉ बताया गया कि सपोज कोई बॉडी ऐसे डिस्प्लेस होगा तो ऐसा नहीं ना कि एक ही पॉइंट से डिस्प्लेस होगा, यहीं से यहाँ डिस्प्लेस होगा, यहीं से यहाँ डिस्प्लेस होगा, यहीं से यहाँ डिस्प्लेस होगा तो कुछ ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। तो एडिशन करने के लिए थर्ड
हमारा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। बट फोर्स किसी पॉइंट पे लगेगा, एक ऐसे लग सकता है, एक ऐसे लग सकता है, अब दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है। तो इसलिए पॉइंट पे जब लगेगा तो पैरेललोग्राफ लगा के कर लेंगे, कहीं डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं आगे आगे बढ़ता रहेगा बॉडी, तो इस ट्रायंगल स्लो से कर लेंगे। लेकिन बात तो दोनों सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। और हमेशा दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी भी हम लोग क्या लेते हैं, कंडीशन याद है ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा आइदर ग्रेटर देन 0 डिग्री नहीं तो लेस देन 180 डिग्री। मतलब अगर आपको एक वेक्टर ऐसा दिया है ए वेक्टर और वेक्टर बी ऐसा दिया है, सपोज ऐसा दिया है, तो आप ए एंगल लेंगे ना θ1 लेंगे ना θ2 लेंगे, बताइए आपके लिए क्वेश्चन है। θ1 लेंगे ना θ2 लेंगे, तो आप इस केस में θ1 लेंगे, क्योंकि देख पा रहे हैं θ1 जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है एंड लेस देन 180 डिग्री है। बट ये θ2 देखिए तो ये θ2 ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जा रहा है, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। हमेशा थीटा जो होगा हम लोग कौन सा लेंगे, जो 180 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा, या फिर बराबर भी चल सकता है, इक्वल भी होने से चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, हेडिंग लगाएंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या कहता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी हम बता चुके हैं एक्चुअली, देखेंगे आप लोग देखेंगे तो बोलेंगे हाँ ये तो आता है। मान लीजिए किसी पॉइंट पे बहुत सारा वेक्टर लग रहा है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। अब सबका रिजल्टेंट चाहिए आपको, सबका रिजल्टेंट चाहिए। क्या 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 करेंगे आप किसी वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको पता है ना क्या करना होता है, नेक्स्ट वेक्टर के टेल को उसके पिछले वेक्टर के हेड से जोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट वेक्टर के टेल को उसके पिछले वेक्टर के हेड से जोड़ दीजिए, फिर उसके नेक्स्ट वाले के टेल को उसके पिछले हेड से जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट देगा, ठीक है। और जब आप शिफ्ट कर रहे होंगे तो एक चीज का ध्यान देंगे कि आप उसको फ्री वेक्टर मानते हुए उसका एंगल और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे, बट शिफ्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो चलिए इसको शिफ्ट करते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी को आप कहाँ ला सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ये वेक्टर बी हो गया। आपने देखिए आप यहाँ से बस सिंपली यहाँ शिफ्ट कर लिए, वहीं मैंने शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। वेक्टर सी देखिए कहाँ पे, वेक्टर बी के ऐसे शिफ्ट सी को कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, ऊपर ही है, तो सी कहीं यहाँ पे होगा, ये सी वेक्टर हो गया। डी वेक्टर कहाँ होगा, ऐसे ए ले जाइए, ऐसे पैसे पीछे खींच दीजिए, ठीक है, ये डी वेक्टर हो गया। तो इन लोग का रिजल्टेंट कहाँ होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ दीजिए, फर्स्ट वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से जोड़ दीजिए, इन लोगों का रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो यहां से आर वेक्टर कितना दिखाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। समझ में आया। इसको सॉल्व करने जब जाएंगे तो ए और बी को पहले सेपरेटली लेंगे, इसका एक रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे R1, फिर R1 और C में एक रिजल्टेंट आएगा, मान लेते हैं R2, फिर R2 और A में एक रिजल्टेंट आएगा जो कि R कहलाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका ऐसा है, ठीक है, समझ गए ना। अरे मैंने क्या किया, A और B को दो वेक्टर मान करके, दो साइड ऑफ ट्रायंगल है तो इसका अपोजिट ए, इसका अपोजिट साइड जो होगा, अपोजिट ऑर्डर जो होगा वो रिजल्टेंट शो करेगा थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से आप R1 सॉल्व कर लेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से बीटा भी पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर इसको आप भूल जाएंगे, ए और बी को भूल जाएंगे। फिर आपके लिए कौन सा बन गया, आपके लिए R1 वेक्टर बन गया, ठीक है, R1 वेक्टर बन गया और C वेक्टर बन गया। अब ये भी दोनों सेम ऑर्डर में, इन दोनों का रिजल्टेंट R2 वेक्टर कहलाएगा। फिर इन लोग का फिर यहाँ से आप जान पाएंगे बीटा कितना है, फिर इसको भूल जाएंगे। फिर R2 वेक्टर और B वेक्टर, ठीक है, ये दोनों फिर वेक्टर जाएंगे, तो ये सेम ऑर्डर में, तो इसका रिजल्टेंट ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
तो उसके बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बट सॉल्व करने से हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, बाकी आपको शायद समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए इसको लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे इट स्टेट्स दैट if a number of vectors acting simultaneously at a point, acting simultaneously, ठीक है, at a point, किसी पॉइंट पे ओ पॉइंट मान लेते हैं, represented by the side of an open polygon। मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर रिलेट कर दूंगा, ठीक है। All taken in same order by the side of an open polygon, चाहे side of an polygon सिंपली लिखिए, taken in same order, then resultant is represented by closing side of polygon of the polygon taken in opposite order। यही है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उम्मीद करते हैं आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है कि मान लीजिए बहुत सारे एक पॉइंट में बहुत सारे वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ मतलब बहुत सारे वेक्टर लग रहे हैं। जैसे किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इधर भी 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 लग रहा है, फोर्स वेक्टर है, ठीक है। तो इसको ऐड करने का तरीका पॉलीगॉन लॉ लगाते हैं। पॉलीगॉन लॉ क्या बोलता है कि नंबर ऑफ, मान लीजिए इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी साइड ऑफ एन पॉलीगॉन। ये देखिए ये एक साइड हो गया, पॉलीगॉन होगा ना, ऐसे ही नहीं पॉलीगॉन होता है, ऐसे 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 ऐसे, इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेड बाय साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, ये देखिए ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ए बी सी डी, चार साइड ऑफ पॉलीगॉन शो कर रहा है। टेकन इन सेम ऑर्डर, ये ऐसे 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 सेम ऑर्डर। तो जो रिजल्टेंट होगा इन लोग का वो रिप्रेजेंट किया जाएगा क्लोजिंग साइड से। तो ये क्लोजिंग साइड है इसका, आप यहां तक खत्म किए थे, इसको स्टार्टिंग से यहां जोड़ दिए तो क्लोजिंग साइड है। और उसका जो होगा ऑर्डर वो अपोजिट ऑर्डर होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर। ये सब ऐसे ऐसे जा रहे हैं और रिजल्टेंट कैसे ऐसे आ रहा है। मतलब इस तरीके से आप सेंस अगर देखें मिलाएं तो आप ऐसे बोलेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे भी आप एक तरीके से देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लेकर के सेंस को, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसे किया था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक तरीके से ऐसा बहुत सारा फोर्स लगा, और भी लगा होता तो और भी कर लेते उसमें, ठीक है, और भी लगा होता, मान लेते हैं एक ऐसे ई लगा होता तो इसमें एक और जुड़ता, तब ये रिजल्टेंट यहाँ नहीं आता, तब ई यहाँ जोड़ते आप, ठीक है। मान लेते हैं एक डी इधर जोड़ा हुआ है, ए ई एफ एफ वेक्टर, तो आपको यहाँ से एक एफ वेक्टर ऐसे लाना पड़ता, ज़्यादा बड़ा हो गया, एफ वेक्टर हो गया, तब रिजल्टेंट कहाँ होगा, ये वाला रिजल्टेंट होता, ठीक है, समझ रहे। तो इस तरीके से पॉलीगॉन, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। बट देखिए इसको जब सॉल्व करने गए थे तो आपने क्या देखा था, इसको भूल जाइए, जब आपने सॉल्व करने गया था आपने क्या देखा था, रिजल्टेंट यहाँ हुआ करता था ना। तो आप इस दोनों को मान लिए दो साइड ऑफ ट्रायंगल, इसका अपोजिट साइड आपका रिजल्टेंट दिया, फिर अब ये आपका बन गया एक वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बन गया, फिर ए वेक्टर के साथ ए भी रिजल्टेंट देगा, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों रिजल्टेंट देगा। ये देखो एक साइड ऑफ ट्रायंगल बन गया, दूसरा साइड ट्रायंगल बन गया, इसका थर्ड साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर का है, ये सब सेम ऑर्डर में है, उसका आपका रिजल्टेंट देगा। तो मिला जुला कर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप
कह दिए कि हाँ रिजल्टेंट होगा, इस सब का समीशन होगा, ठीक है। अच्छा है, मतलब कि पॉलीगन सभी साइड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वेक्टर को सेम ऑर्डर में, तो उसका कोलिजिंग साइड जो होगा अपोजिट ऑर्डर होगा, वो रिजल्टेंट शो करेगा। लेकिन आप जब रिजल्टेंट निकालेंगे तब तो फिर आप ट्रायंगल्स लॉ का ही हेल्प कर रहे हैं ना, हेल्प लेकर कर रहे हैं, ट्रायंगल्स लॉ का ही तो यहाँ पे खेल रहे हैं। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हम लोग आप पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन को समझते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन? चलिए, उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें अब कुछ अब ज़्यादा नहीं है, बाकी सब आप क्वेश्चन जब करने लगेंगे तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आने वाले समय में, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।